राहु जून 2022 में अपना नक्षत्र परिवर्तन कर भरणी नक्षत्र में जा रहे हैं, जहां वह 2023 तक रहेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पर यानी सभी राशियों पर राहु के इस नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा और किस अच्छे उपाय से हम इसे शुभ बनाएं। तो कृपया वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। कलयुग में धन मान सम्मान प्रसिद्धि भाग्य सब कुछ देने वाले ग्रह राहु अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। जून 2022 में राहु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और 2023 तक इसी भरणी नक्षत्र में रहेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि राहु के नक्षत्र परिवर्तन का सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे पहले अप्रैल 2022 में ही राहु अपनी राशि परिवर्तित कर मेष राशि में जा चुके हैं। तो एक राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। किसी भी ग्रह का एक राशि में परिणाम सदा एक जैसा नहीं रहता है। लगभग एक परिणाम तो राशि में रहने पर ग्रह का आता है और एक अलग तरह का परिणाम नक्षत्र में रहने पर भी आता है। मेष राशि में राहु के जाने का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर एक वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है, जिसका स्क्रीनशॉट अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इस वीडियो की समाप्ति पर उस वीडियो का भी लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। इस वीडियो में हम नक्षत्र परिवर्तन से होने वाले प्रभाव पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो वीडियो को मैंने कुछ हिस्से में बांट दिया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि नक्षत्र परिवर्तन कब हो रहा है, कब तक रहेगा। फिर देखेंगे क्या अच्छा प्रभाव होगा, क्या बुरा प्रभाव हो सकता है, किससे हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। तब हम उपायों पर चर्चा करेंगे और तब अलग अलग राशियों का राशिफल मैं बताऊंगा। तो अगर आप प्रभाव और उपाय नहीं सुनना चाहते हैं, सिर्फ अपना राशिफल सुनना चाहते हैं, तो वीडियो को कुछ हिस्से आगे बढ़ाकर आप कुछ मिनट आगे बढ़ाकर अपना सिर्फ राशिफल सुन सकते हैं। लेकिन अगर आपको यह जानना है कि यह भरणी नक्षत्र क्या होता है, इसमें राहु क्या करते हैं और उसके हिसाब से उपाय कैसे करने चाहिए, तो आप वीडियो अभी देखना जारी रख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यह जानने की प्रयास करेंगे कि यह नक्षत्र परिवर्तन हो कब रहा है। तो 14 जून 2022 को राहु भरणी नक्षत्र में चले जाएंगे, जहां वह 20 फरवरी 2023 तक रहेंगे। किन लोगों पर इसका प्रभाव अधिक पड़ेगा? वैसे तो सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जिनके भी जन्म लग्न में या चंद्र लग्न में राहु पहले, चौथे, सातवें, 10वें भाव पर बैठे हुए हैं या इन जगहों में गोचर से आ रहे हैं, उन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। जो भी लोग 42 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं, उन पर भी इसका प्रभाव बहुत अधिक पड़ेगा, क्योंकि राहु का एक्टिवेशन एज 42 होता है। जिन लोगों का भी जन्म 4 तारीख को हुआ, जो 4 नंबर वाले हैं अंक ज्योतिष के हिसाब से, यानी 4, 13, 22 और 31, इस दिनों में किसी भी महीने में अगर आपका जन्म हुआ है तो अंक ज्योतिष के हिसाब से आप 4 नंबर के व्यक्ति माने जाएंगे, जो राहु का नंबर है, तो इन पर प्रभाव पड़ेगा। जिनका भी जन्म शाम को या रात में हुआ है, उन पर भी इसका अधिक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यह समय राहु का माना जाता है। जिस भरणी नक्षत्र में बैठे हुए हैं, अगर आपके जन्म का यानी आपके लग्न में यह भरणी नक्षत्र उदित हो रहा है या आपका चंद्रमा जन्म के समय इसी भरणी नक्षत्र में है, तो भी आप पर इसका प्रभाव अधिक पड़ेगा। या फिर उन पर भी प्रभाव पड़ेगा जिनकी किसी भी ऐसे ग्रह की महादशा चल रही है जो भरणी नक्षत्र में ही बैठा हुआ है। साथ ही राहु की जिनकी दशा अंतरदशा चल रही है, उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। इस नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, जिनके स्वामी सूर्य, चंद्र, शुक्र और मंगल होते हैं। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति की जिनकी इन ग्रहों की दशा चल रही है, उन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। अंत में राहु का जो काम करते हैं, उन पर भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। राहु से जुड़े हुए काम कौन से होते हैं? लाइजनिंग का, कमीशन का, ब्रोकरेज का, विदेशों से जुड़ा हुआ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, ट्रैवल का काम, टूरिज्म का काम, हर तरह की टेक्नोलॉजी का काम, सोशल मीडिया का काम, किसी तरह का साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ काम, यह सब राहु से जुड़े हुए काम माने जाते हैं। तो इन सभी लोगों पर इसका प्रभाव बहुत अधिक पड़ेगा। तो
आगे हम प्रभाव यह समझेंगे कि राहु भरणी में जाने पर करते क्या है। उससे पहले थोड़ा राहु को समझ लेते हैं तो हमें प्रभाव समझने में आसानी होगी। देखिए, राहु मुख्य रूप से भविष्यवादी ग्रह है, हमारे कर्मों का निर्माता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को दिखाता है, जो विज्ञान जिसे हम कहते हैं, प्रौद्योगिकी कहते हैं, जो हमेशा आगे की बात करता है, भविष्य में क्या होने वाला है और उसके प्रति हमारी उत्सुकता, जुझारूपन और रुझान, इन सब चीज़ों को राहु रिप्रेजेंट करते हैं। हर तरह की इच्छा को बताते हैं। राहु विदेश यात्रा, विदेश व्यापार, कूटनीति, मास ट्रेंड्स, सोशल मीडिया, ग्लैमर को रिप्रेजेंट करते हैं जब अच्छे होते हैं। और अगर कुंडली में राहु बुरे हैं तो फिर पागलपन, शरीर का फूलना, शरीर में दर्द रहना, कैंसर तक की बीमारियां राहु दे सकते हैं। तो अब यह निर्भर करता है कि आपकी अपनी स्वयं की कुंडली में राहु कैसे हैं, उसके हिसाब से परिणाम बदलते चले जाएंगे। तो जिस भरणी नक्षत्र में जा रहे हैं वह नक्षत्र कैसा है? भरणी नाम से ही स्पष्ट है, भरण करने वाला, जो हमारा भरण पोषण करता है वह भरणी है। क्यों? क्योंकि यह शुक्र का नक्षत्र है। तो शुक्र कौन है? धन का कारक, लक्ष्मी, जिससे दुनिया का व्यापार चलता है, इसलिए भरणी नक्षत्र धन देने वाला नक्षत्र माना जाता है। बिल क्लिंटन, बिल गेट्स जैसे लोगों का भरणी नक्षत्र है, तो यानी प्रसिद्ध भी बनाता है और धनी भी बनाता है। वहीं इसके स्वामी देवता यमराज कहे जाते हैं, मृत्यु के कारक हैं, तो ज्ञान के भी कारक कहे जाते हैं यमराज। तो आदि गुरु भगवान शंकराचार्य का भी जन्म का नक्षत्र है। तो आप देखिए, अत्यधिक सांसारिक सफलता से लेकर अत्यधिक आध्यात्मिक सफलता, दोनों ही इस नक्षत्र से देखे जाते हैं। इसलिए यह दो तरह का नक्षत्र है, ड्यूअल नेचर का नक्षत्र है। राहु भी ड्यूअल नेचर प्लैनेट है। अगर सांसारिकता पे आए तो सब कुछ दे दे, और अगर नहीं रहे सांसारिक तो व्यक्ति को दुनिया से मुंह मोड़ने को भी प्रेरित कर देता है। राहु अगर कुंडली में अच्छा हो तो आध्यात्म में बड़ी ऊंचाई दे सकता है। इसके देवता कौन है? यमराज। यमराज कौन है? मृत्यु के देवता हैं, पितृलोक के स्वामी माने जाते हैं, जहाँ हमारे पूर्वज मृत्यु के बाद जाते हैं, जहाँ हम भी मृत्यु के बाद जाएंगे, पितृलोक। तो पितर कौन होते हैं? हमारे, जो हमारे लिए इनहेरिटेंस छोड़ के जाते हैं, हमारे लिए अपनी संपत्ति छोड़कर जाते हैं, अपनी मेहनत से की हुई कमाई हमारे लिए छोड़ के जाते हैं, वो हमारे पितृ होते हैं। और जब पितृलोक में जाते हैं वहाँ से भी अपने आशीर्वाद से हमारी रक्षा करते हैं और हमारी वृद्धि भी करते हैं। इसलिए पितरों के स्वामी हैं यमराज। तो यमराज सिर्फ मृत्यु के देवता नहीं है, यमराज हर तरह की प्रसिद्धि और धन भी दे सकते हैं। आप देखिए, कठोपनिषद एक प्रसिद्ध उपनिषद है जिसमें यम नचिकेता का संवाद है। जब नचिकेता जाते हैं तो यमराज कहते हैं कि तुम अपने घर लौट जाओ, बदले में मुझसे कोई भी वरदान मांग लो, मैं तुम्हें पूरी धरती का साम्राज्य दे सकता हूँ। नचिकेता ने उनसे ब्रह्म विद्या का उपदेश मांगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि यमराज सब तरह की ऐश्वर्य भी दे सकते हैं और ब्रह्म विद्या भी दे सकते हैं, मोक्ष की भी प्राप्ति में सहायक बन सकते हैं। कठोपनिषद पर मैंने एक ऐसे लिखा था, कमेंट्री लिखी थी, जो कि पब्लिश हुई थी, अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा, यह नक्षत्र ड्यूअल नेचर का है, लेकिन एक इस नक्षत्र की खासियत होती है कि इसमें बैठे हुए लोग, यानी जो इस नक्षत्र के लोग होते हैं, वह बड़े स्पष्टवादी होते हैं, टस से मस नहीं होते हैं। देखिए, मृत्यु टल नहीं सकती है, अटल सत्य है, इसलिए यह फिक्स्ड चीज़ है। साथ ही साथ जैसे मैंने कहा, ड्यूअल नेचर का है, तो इसका जो सूचक चिन्ह है इस नक्षत्र का, वह योनि भी है और यम भी है, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक दो छोरों पर बैठे हुए दो चीज़ें जो हैं, जन्म और मृत्यु, उन दोनों ही चीज़ों का कारक है। यानी इस नक्षत्र की जो एनर्जी है वह दो तरीके से काम करती है, एक मटेरियल प्लेन पे और एक स्पिरिचुअल प्लेन पे। राजसिक नक्षत्र है यह, राजस, क्योंकि शुक्र का नक्षत्र है ना, धन देने वाला नक्षत्र है, तो राज्य भी दे सकता है। और साथ में देखिए, तो राहु को क्या पसंद है? भौतिकवादी ग्रह है, शुक्र का मित्र है, इसलिए राहु को यह नक्षत्र पसंद है। लेकिन साथ साथ इस नक्षत्र की प्रवृत्ति क्रूर कही गई, तामसिक कार्य, हर तरह का युद्ध या विवाद का कार्य करने के लिए यह नक्षत्र उत्तम माना जाता है। क्यों? यह नक्षत्र मंगल की राशि में आता है, जो क्रूर नक्षत्र माना जाता है। देखिए,
यह एक बड़ा पुराना प्राचीन ग्रंथ है ज्योतिष का, काल प्रकाशिका। इसमें इस नक्षत्र के बारे में कहा गया है कि कोई भी ऐसा काम जिसमें विवाद हो, जिसमें बहुत मुश्किलात हो, जिसमें लड़ाई हो, उनको इस नक्षत्र में शुरू करना चाहिए। और इस नक्षत्र को शुभ नहीं माना गया। भरणी नक्षत्र को किसी अच्छे काम की शुरुआत के लिए अशुभ माना गया। कोई नई नौकरी शुरू करनी हो, कोई नया व्यापार शुरू करना हो, भरणी नक्षत्र में नहीं किया जाता है, क्योंकि यह मृत्यु की राशि के देवता माने जाते हैं, इसके स्वामी यम। इसलिए किसी तरह का नया काम, शुभ काम शुरू करने के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। देखिए, यम की दिशा दक्षिण है, इस नक्षत्र की भी दिशा दक्षिण कही गई। राहु की दिशा दक्षिण पश्चिम है, तो पितृलोक की भी दिशा दक्षिण कही गई। अब दक्षिण पश्चिम को, साउथ वेस्ट को कौन सा कोण कहते हैं वास्तुशास्त्र में? नैऋत्य कोण। इस नक्षत्र की जो देवी हैं वह निरुति हैं, निरुति से ही नैऋत्य बना, उनकी दिशा भी दक्षिण पश्चिम कही गई है। यानी यह नक्षत्र अगर देने पर आए तो सब कुछ दे सकता है। क्यों? साउथ वेस्ट डायरेक्शन वास्तुशास्त्र में कहा गया कि हमें खुशी दे सकता है, शांति, सुख और समृद्धि दे सकता है अगर अच्छा हो। और अगर बुरा हो तो बहुत शरीर में कष्ट होता है, बीमारियां देता है, संतान जन्म में बड़ी समस्या होती है। तो जिन लोगों की भी कुंडली में उनका साउथ वेस्ट डायरेक्शन खराब है, यानी यह राहु खराब है, या उनके वास्तु में साउथ वेस्ट में परेशानियां हैं, तो उन्हें संतान जन्म में बड़ी तकलीफ होती है, संतान से संबंधी समस्या रहती ही रहती है। अब मैं यह बातें आपको अभी क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि राहु जब इस नक्षत्र में आ रहे हैं तो हर व्यक्ति का साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है उसके घर का, वो एक्टिव हो जाएगा। अगर कोई व्यापारी है, मान लीजिए, अगर उसका साउथ वेस्ट अच्छा नहीं है, उसके घर में वास्तु की समस्या है, या उसके ऑफिस में, तो फिर जगह जगह उसके ऑफिस में चोरियां हो सकती हैं, व्यापार में नुकसान हो सकता है, घाटा हो सकता है। तो आपको अपने साउथ वेस्ट को एक्टिवेट करके रखना पड़ेगा। उपाय क्या हो सकते हैं इसके लिए? देखिए, सबसे पहला वास्तुशास्त्र कहता है कि साउथ वेस्ट को हमेशा ऊंचा रखना चाहिए, उसका ऊंचाई ज़्यादा होनी चाहिए। अब जिसका घर बन गया वो ऊंचाई तो बढ़ा नहीं सकता है। ऊंचाई क्यों रखनी चाहिए अधिक? क्योंकि ताकि साउथ वेस्ट से आने वाली नेगेटिव एनर्जीज को शील्ड कर सकें, हम रोक सकें। लेकिन जो लोग भी घर नया बनवा नहीं सकते या तोड़ नहीं सकते, उनके लिए सबसे अच्छा है राहु जब इस नक्षत्र में आए तभी हमें इस नक्षत्र का उपाय करना चाहिए। क्या है? हम वास्तु वाले पिरामिड्स जो होते हैं वह रख सकते हैं। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हमें अपना मनी बैग रखना चाहिए, यानी अपनी तिजोरी, अपना घर का सामान रखना चाहिए बहुमूल्य। और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर आप कुछ भी ऐसा ना कर सकें तो एक उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र ज़रूर लगा सकते हैं। तो यह वास्तु से संबंधित सरल उपाय मैंने आपको बता दिया कि राहु जब इस नक्षत्र में हो तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। अब देखिए, शनि भी इसी नक्षत्र में परम नीच होते हैं, यानी शनि मेष राशि में ही नीच के होते हैं जिसमें यह नक्षत्र आता है। शनि वैसे तो पूरे मेष राशि में ही नीच के होते हैं, लेकिन 20 डिग्री मेष पर परम नीच होते हैं। यह नक्षत्र मेष राशि में 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक आता है, यानी इसी नक्षत्र में शनि अपनी परम नीच अवस्था में होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस नक्षत्र के देवता यम हैं, जो शनि के भाई माने जाते हैं और शनि उनसे वैर रखते हैं। इसीलिए शनि इस नक्षत्र में आकर अच्छा महसूस नहीं करते हैं। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, शनिवद राहु, महर्षि पराशर कहते हैं कि राहु शनि जैसा व्यवहार करते हैं, तो राहु भी यहाँ बुरे परिणाम देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। अगर किसी की भी कुंडली में या किसी के भी गोचर में राहु की स्थिति कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हो तो बहुत मुसीबत भी यहाँ राहु क्रिएट कर सकते हैं, बड़ी परेशानियाँ कर सकते हैं। शनि मृत्यु के कारक हैं, रोग के कारक हैं, यहाँ राहु शनि जैसा प्रभाव दे सकते हैं। देखिए, वैसे तो आध्यात्मिकता का नक्षत्र है, लेकिन सांसारिक रूप से शरीर को कष्ट दे सकता है। अब कबीरदास जी कहते हैं, जो मरने से जग डरे सो मोरे आनंद, कब मरी हो कब भेंटी हो पूर्ण परमानंद। कबीरदास जी तो कहते हैं कि मरेंगे तो ईश्वर से मिलेंगे, लेकिन यह हम सब लोगों पर लागू नहीं होता है। ऐसी आध्यात्मिक अवस्था में हम कबीरदास जी की तरह नहीं है, तो हमें उपाय करना पड़ेगा कि हम पर इसका शनि और राहु का नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़े। उपाय मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन क्या सिर्फ बुरा है? नहीं, एक चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। देखिए, जैसा मैंने ये बताया, यह क्रूर नक्षत्र है। मारण, मोहन, उच्चाटन या ऐसे हर काम जिसमें लड़ाई शामिल है वह इस नक्षत्र में किए जाते हैं। शुभ काम तो होते नहीं है। तो लड़ाई
तो किसी को चाहिए नहीं, लेकिन कभी कभी चाहिए भी। जैसे अगर आपका कोई मुकदमा है या आप कोई मुकदमा करना चाहते हैं किसी के ऊपर, तो इस समय में आप कर सकते हैं। किसी कंपनी को टेक ओवर करना चाहते हैं, एक्वायर करना चाहते हैं, कोई नया दुकान जो आपके बगल में है मान लीजिए, आप उसको टेक ओवर करना चाहते हैं, तो उसके लिए बड़ा अच्छा समय है। तो इन सब कामों के लिए जिनको अदरवाइज आप नॉर्मल टाइम्स में नहीं कर पाते हैं, उनके लिए यह समय, यह नक्षत्र आइडियल नक्षत्र होता है। यानी ऐसा हर काम जो नॉर्मली अचीवेबल नहीं है, वह यह नक्षत्र दे सकता है। देखिए, वैसे भी इस नक्षत्र का सबसे अच्छा उपयोग क्या करना चाहिए? हमें अपने अंदर बैठे हुए जो षड्रिपु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, यह 6 जो हमारी कमियां हैं, हमें इन पर आक्रमण करना चाहिए। जब राहु इस नक्षत्र में आए तो हम देखेंगे कि हम आसानी से अपनी कमियों को हरा सकते हैं। जीतना हमें स्वयं को है, विश्व को नहीं है। जो विश्व को जीतना चलते हैं वह कहीं नहीं पहुंचते। जो स्वयं को जीतने चलते हैं, दुनिया उन्हें याद रखती है और वह स्वयं भी ईश्वर के पास पहुंच जाते हैं। तो यह बुरा नक्षत्र नहीं है। इस नक्षत्र की एनर्जी को समझिए तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है। देखिए, यह नक्षत्र डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, टेक्नोक्रेट्स, उन सब के लिए बहुत अच्छा है। एडवाइजर्स के लिए बहुत अच्छा है। यानी जो लोग भी ऐसे काम करते हैं जिसमें संघर्ष शामिल है, जो मुश्किल काम है, जैसे सर्जन है, किसी की सर्जरी करता है, मुश्किल काम है, जीवन मृत्यु का काम है। वकील किसी का सत्य सिद्ध करने के लिए लड़ाई करता है। आर्मी के जो लोग होते हैं, पुलिस के लोग होते हैं, कानून व्यवस्था, देश के दुश्मनों से रक्षा करने के लिए लड़ाई करते हैं, उन सब के लिए यह नक्षत्र बहुत अच्छा है। पूजा पाठ से जुड़े हुए व्यवसाय जो लोग करते हैं, उनके लिए भी यह नक्षत्र बहुत अच्छा माना जाता है। तो ऐसे हर काम से जुड़े लोगों के लिए राहु का इस नक्षत्र में आना बहुत शुभ माना जाना चाहिए। देखिए, नक्षत्रों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। लोग सिर्फ राशियों की और ग्रहों की बात करते हैं, लेकिन यूं समझिए, एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। राशि एक पूरा पेड़ है, नक्षत्र उसकी जड़ है। तो आप बताइए, अगर आपको पेड़ को हरा भरा रखना है तो क्या करेंगे? आप पत्तियों पर और तने पर पानी डालेंगे या जड़ में पानी डालेंगे? यानी उपाय कहाँ करेंगे? उपाय आपको नक्षत्रों का करना चाहिए, तभी सबसे अच्छा उपाय माना जाता है। आगे उपायों पर बताने से पहले मैं ज़रूर एक बात बता दूं। देखिए, नक्षत्र सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। न, छ, त्र। न मतलब नहीं, छ मतलब क्षय यानी नष्ट होना, और त्र मतलब 3 यानी ऐसे 3 जो कभी नष्ट नहीं हो सकते, उन्हें हम नक्षत्र कहते हैं। कौन है? त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। सत्वगुण, रजगुण, तमगुण, यह 3 गुण जो हैं, यह कभी सृष्टि में नष्ट नहीं होते। तो ईश्वर और उसकी प्रकृति कभी नष्ट नहीं होती है, वह लय हो जाती है एक दूसरे में, यह एक अलग बात है। इसलिए इस नक्षत्र की जब एनर्जी चले, यानी ऐसे समयों में जब ये नक्षत्र एक्टिवेट हो, आपको आध्यात्मिकता को बढ़ाना चाहिए। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं वेदों में कहीं नक्षत्रों का जिक्र नहीं है। नहीं है। आप देखिए, नक्षत्र सूत्र पढ़िए, कहाँ दिया हुआ है? नक्षत्र सूत्र है आपके कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? आप देखेंगे अष्टक 1 और प्रपाठक 5 में। वहाँ सभी 28 नक्षत्रों के नाम, उनके देवता, उनकी शक्तियाँ, उनके मंत्र दिए हुए हैं। नक्षत्र, नक्षत्र, नक्ष यानी उपासना और त्र मतलब तरीका। उपासना का तरीका यानी हम किस ग्रह को, किस देवता को कैसे शांत करें, उसकी कैसे पूजा करें, यह नक्षत्र ही हमें बताते हैं। इनका वेद में बहुत गहन वर्णन मिलता है। विद धातु से वेद बना है। विद मतलब जानना। तो हम जो कुछ भी जानते हैं वह वेद से है। तो इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि वेद में नक्षत्रों की या ज्योतिष की चर्चा नहीं है। वैसे भी वेद षडांग है, 6 अंग होते हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। तो निश्चित तौर पर ज्योतिष भी वेद का ही एक हिस्सा है। अब उपायों पर चर्चा करने से पहले एक चीज़ और बता दूं। देखिए, इस नक्षत्र का जो फल है या वनस्पति है वह आंवला है। आंवला को धात्री फल कहते हैं, यानी जो माँ के समान हमारी रक्षा करता है। जैसे जन्म के बाद माँ दूध पिलाकर बच्चे की रक्षा करती है, वैसे ही आंवला शरीर में जाने के बाद माँ के समान हमारी रक्षा करता है। तो आंवले का प्रयोग कीजिए। और साथ साथ देखिए, आंवला कहाँ यूज होता है? हमारे पितरों के लिए श्राद्ध में भी यूज होता है, प्रयोग होता है ना, यूज होता है श्राद्ध में आंवला और दूब का। तो दूब किस लिए? क्योंकि दूब के बारे में कहा गया है कि समूलस्तु भवेत दर्भः पितृणाम श्राद्ध कर्मणि, यानी पितरों के श्राद्ध में दूब का प्रयोग किया जाता है।
देखिए, जो आंवला है वह राहु का भी फल माना जाता है। तो अभी राहु यानी यम यानी भैरव, तो इस रोहिणी के कौन है, भरणी के कौन है, राहु हैं। इसके एक देवता राहु भी माने जाते हैं। और दूब किसको चढ़ाते हैं हम, भगवान गणेश को। केतु उसके देवता माने जाते हैं। तो राहु केतु की शक्ति इसमें मानी जाती है, आंवला और दूब में। तो यहीं से हम आगे का उपाय भी अब समझते हैं। तो 5 उपाय मैं आपको बताऊंगा। पहला उपाय देखिए, एक तांबे का पात्र लीजिए, उसमें क्या करना है आपको, आंवला, दूब, काले तिल और यमुना का जल, इन चारों को मिला दीजिए। यमुना का जल क्यों, क्योंकि यमुना यम की बहन मानी जाती है, जिन्हें वह बहुत प्यार करते हैं। तो यमुना जल से यमराज बड़े प्रसन्न होते हैं। तो इन 4 चीज़ों को मिलाकर आपको यमराज को तर्पण देना है। किन मंत्रों से, ओम यमाय नमः, ओम कुल देवताय नमः, ओम पितृदेवताय नमः। इन 3 मंत्रों से यम की और अपने पितरों की आपको अर्चना करनी है, जल देना है, अर्घ्य देना है। कब, शनिवार के दिन। तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 108 बार अगर इस मंत्र का जप करके आप दे सकें जब तक राहु भरणी नक्षत्र में है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ओम ऐम यह यमराज का भी मंत्र माना जाता है, या इस भरणी नक्षत्र का मंत्र भी माना जाता है, आप इसे भी कह सकते हैं जब आपको समय मिले। जल आंवले को मिलाकर रख दीजिए अपनी बालकनी में, छत पर कहीं भी रखिए। और उसे अगर कौवा आकर ले लेता है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। क्यों, क्योंकि भरणी नक्षत्र का पक्षी कौवा माना जाता है। कौवा कौन है, हमारे पितरों को दिखाता है। कौवा यमराज का वाहन भी है, इसलिए पितरी में या श्राद्ध में कौवों को बुलाया जाता है, उनका भाग दिया जाता है। इसलिए देखिए यहाँ पे आंवले से ये बड़ा अच्छा आप उपाय कर सकते हैं। अब इस नक्षत्र के देवता भगवान शिव भी माने जाते हैं, प्रत्यादि देवता। देवता तो यमराज हैं और प्रत्यादि देवता भगवान शिव हैं। क्यों, अगर यमराज काल हैं तो शिव जी महाकाल हैं, तो शिव जी की उपासना तो करनी ही पड़ेगी। वैसे भी देखिए 12 राशियां हैं और 12 ज्योतिर्लिंग हैं, तो हर राशि के लिए एक ज्योतिर्लिंग होता है। इस राशि का ज्योतिर्लिंग कौन है, यानी इस नक्षत्र का ज्योतिर्लिंग किसको कहा जा सकता है, उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर। अगर आपके पास समय हो या आप ऐसी व्यवस्था कर सके तो वहाँ जाकर अगर आप पूजा करेंगे जब राहु इस नक्षत्र में है, तो आपके लिए बहुत अच्छा और शुभ परिणाम रहेगा। साथ साथ ही 12 ज्योतिर्लिंग का प्रतिदिन आप पाठ भी कर सकते हैं, वह भी अच्छा रहेगा। रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। 6 मुखी रुद्राक्ष शुक्र का माना जाता है, जो इस राशि के स्वामी भी हैं और भरणी नक्षत्र के भी स्वामी माने जाते हैं। और 8 मुखी रुद्राक्ष राहु का माना जाता है, जो इस नक्षत्र में आए हुए हैं। तो आप 6 मुखी और 8 मुखी 2 रुद्राक्ष मिलाकर धारण कर सकते हैं। लेकिन रुद्राक्ष में आपको ये सावधानी रखनी पड़ेगी। देखिए यह एक अच्छे प्रकार का रुद्राक्ष है, मेरे एक मित्र ने मुझे दिया था और बड़ा भक्त और साधक मित्र हैं। यह रुद्राक्ष की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो आपको अच्छी क्वालिटी का ही रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, नहीं तो लाभ नहीं होता है। अब उपाय मैंने आपको बता दिए। अब राशि फल पर जाने से पहले कुछ नियम बता देता हूँ गोचर देखने के। देखिए करोड़ों लोगों के लिए राहु गोचर में आएंगे इस नक्षत्र में, क्या सबको एक जैसा परिणाम मिलेगा, नहीं। तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, देखिए आपकी अपनी जन्म कुंडली में राहु कहाँ बैठे और वहाँ से कहाँ जा रहे हैं, गोचर में किस घर से गोचर कर रहे हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। राहु पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ने वाली है और किस ग्रह के साथ बैठने वाले हैं आपकी कुंडली में, यह भी ज़रूरी है। महादशा के स्वामी से, यानी आपकी जिस ग्रह की महादशा चल रही है उससे राहु का क्या संबंध है, यह भी देखिए। जन्म तारा से आपका गोचर कहाँ हो रहा है, यानी आपके जन्म समय में चंद्रमा जिस नक्षत्र में थे उससे राहु कितने नंबर के नक्षत्र में जा रहे हैं। राहु जब पहले नक्षत्र पर आते हैं यानी जन्म नक्षत्र पर, तो उसे हम कष्ट नक्षत्र कहते हैं। दूसरे को संपत, तीसरे को विपत, चौथे को सुख, पांचवें को प्रत्यत, छठे को साधन, सातवें को निधन, मैत्री, परम मैत्री, और ऐसे आगे 27 तक जाती है गिनती। मैं सारा नहीं बताऊंगा, लेकिन नाम से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि किस नक्षत्र में जाने में कितना अच्छा परिणाम राहु देते चले जाते हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम राशिफल की ज़रूर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी ज़रूर दबा दीजिए।
मेष के लिए राहु का गोचर अभी आपकी राशि के ऊपर से हो रहा है और जिस भरणी नक्षत्र में जा रहे हैं वह शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र आपकी कुंडली के लिए आपके दूसरे भाव और सातवें भाव के स्वामी बनते हैं। दूसरा भाव भी परिवार का घर होता है और सातवां भाव भी पत्नी व परिवार का घर होता है। दूसरा भाव धन का है और सातवां भाव व्यापार का है। यहाँ से राहु अपनी सीधे सातवीं दृष्टि से आपके सातवें भाव को भी देखेंगे, यानी नेचुरली आपकी कुंडली में सातवें भाव में तुला राशि आती है जहाँ के स्वामी शुक्र हैं। तो आपकी राशि में जब उसको देखेंगे तो आपके शुक्र को भी वह एक्टिवेट करेंगे। तो इससे हम क्या समझे? देखिए, आपके लिए भरणी नक्षत्र में राहु का जाना धन, सम्मान, पद प्रतिष्ठा के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन दूसरा घर और सातवां घर मारक स्थान भी कहते हैं। तो मेष राशि वाले लोगों के लिए शुक्र प्रबल मार्केश बनते हैं और भरणी जैसा मारक नक्षत्र, क्योंकि मारने का अधिकार भरणी को दिया गया है। इसीलिए शुक्र मेष राशि के लिए या नेचुरल कालपुरुष कुंडली में भी दूसरे और सातवें घर के मालिक बनते हैं, जिन्हें मारक स्थान कहा गया। तो एक ही ग्रह दो मारक का स्वामी बनने से प्रबल मार्केश बन जाता है। ऐसे नक्षत्र में राहु का गोचर करना और आपके शरीर के ऊपर से, राशि के ऊपर से आपको विशेष तौर पर अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना पड़ेगा। कौन सी बीमारियां आ सकती हैं? देखिए, जो भी बीमारियां पेट से होती हैं या गैस्ट्रिक की होती हैं, जो भी खाने की नली से संबंधित बीमारियां होती हैं, उनसे आपको सतर्क रहना पड़ेगा। या कोई भी ऐसी बात जो आपको कंफ्यूज करती है, भ्रम करती है, नर्वस सिस्टम के रोग, उनसे भी आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। तो स्वास्थ्य के लिए यह गोचर आपका बड़ा अच्छा नहीं कहा जा सकता है। आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। जो उपाय मैंने वीडियो के शुरू में दिए हैं उन्हें तो आपको निश्चित तौर पर करना चाहिए, लेकिन धन, सम्मान, प्रसिद्धि और बाकी सब सांसारिक उपलब्धियों के लिए तो यह अत्यधिक शुभ गोचर माना जाना चाहिए। जब जब मंगल की स्थिति और शुक्र की स्थिति आपकी गोचर में अच्छी होगी, आप लोगों के लिए फेवरेबल होगी, तब तब राहु का बड़ा अच्छा प्रभाव आपको मिलने लगेगा। यहाँ एक चीज़ का ध्यान आप और रखिएगा कि अभी बृहस्पति का गोचर आपके 12वें भाव से हो रहा है, राहु से जस्ट पीछे हैं, तो उससे भी आपको स्वास्थ्य में कुछ सावधानी तो रखनी पड़ेगी। लेकिन कुल मिला जुलाकर अगर स्वास्थ्य पर आप ध्यान बरकरार रख सकें और उपाय अपने जो मैंने दिए हैं उन्हें करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके धन के लिए और बाकी सांसारिक सफलता के लिए यह बड़ा अच्छा आपको गोचर होने वाला है। वृष राशि के लिए राहु का गोचर भरणी नक्षत्र में होना, यानी आपकी राशि के स्वामी शुक्र के नक्षत्र में ही राहु का जाना, और राहु आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं मेष राशि में। 12वां भाव विदेश का होता है, व्यापार का भी होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, और खर्चे का भी होता है। यहाँ शुक्र जो है वह आपकी राशि के भी स्वामी हैं, यानी आप स्वयं हैं, और आपके छठे भाव के भी स्वामी हैं। छठा भाव रोग, शत्रु, ऋण, कंपटीशन को दिखाता है। तो आपके ओपोनेंट्स का घर होता है छठा भाव। तो ओपोनेंट्स के साथ आपको दो दो हाथ तो करने पड़ेंगे, यानी कुछ लड़ाई हो सकती है, कुछ कंपटीशन बढ़ सकता है। आप देखेंगे काम में अचानक आपके ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा। व्यापार करने जाएंगे तो आपको भाग दौड़ बढ़ जाएगी। सेहत पर आपको खर्च करना पड़ जाएगा। सेहत की समस्या अचानक आपको आ सकती है। इलाज के लिए आपको खर्च करना पड़ेगा। ऐसा कुछ राहु कराते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। अच्छा क्या होगा? जो लोग भी विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए सर्वोत्तम समय है। राहु आपको निश्चित तौर पर विदेश ले जाने में सफल रहेंगे। अच्छा, जो विदेश नहीं जाना चाहते हैं, घूमने फिरने भी जाना चाहते हैं, या ट्रांसफ़र जो लोग करना चाहते हैं अपना, जैसे कहीं नौकरी में हैं, बाहर हैं और ट्रांसफ़र लेकर घर आना चाहते हैं, यह सबसे अच्छा समय है। राहु इस समय आपकी इच्छा की पूर्ति कर देंगे, क्योंकि राहु का काम है अभी आपको अपनी जगह से दूर कर देना। तो आप इस नक्षत्र का अच्छा उपयोग करते हुए अपना ट्रांसफ़र बैक कर सकते हैं, यह एक फ़ायदे की बात है। लेकिन खर्च आपका तो बढ़ता हुआ दिख रहा है। सेहत पर आपको बहुत अधिक सावधानी की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर जो लोग भी नर्वस सिस्टम के रोगों से या पेट के रोगों से परेशान रहते हैं, मुंह के रोगों से परेशान रहते हैं, स्किन की प्रॉब्लम से, उन्हें अपनी सावधानी बढ़ानी पड़ेगी। क्या उपाय हमें करना चाहिए जिससे हम इन तकलीफ़ों से बच सकें? देखिए, वीडियो के शुरू में ही मैंने उपाय बताए हैं कि राहु जब इस नक्षत्र में आते हैं
तो हमें क्या उपाय करने चाहिए, मंत्र और आम उपाय भी, आप उन्हें करिए तो आपके लिए फिर राहु अच्छा परिणाम देकर जाएंगे। मिथुन राशि के लिए राहु अभी 11वें घर से गोचर कर रहे हैं मेष राशि में। यहाँ जब वह भरणी नक्षत्र में आ जाएंगे तो भरणी के स्वामी शुक्र आपके लिए आपके 5वें और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। यह दोनों भाव एक्टिवेट हो जाएंगे, यानी जग जाएंगे, दोनों भावों का प्रभाव आपके ऊपर बढ़ जाएगा। अब राहु अपना प्रभाव 12वें भाव और 5वें भाव के साथ मिलाकर देंगे। 12वां भाव क्या होता है, हमारे खर्चे का होता है, कंपटीशन का होता है, व्यय का होता है। राहु 11वें भाव में बैठे हुए हैं यानी इनकम के घर में। तो यहाँ से क्या समझ में आएगा कि आपका खर्चा बढ़ा देंगे, लेकिन आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, क्योंकि 5वें घर के भी मालिक बनते हैं शुक्र, तो बुद्धि का प्रयोग करके आप 1 रुपया खर्च कर कर 100 रुपया की इनकम कर सकते हैं। और यह होगा कैसे, लाइजनिंग के थ्रू, कमीशन के थ्रू, कोई भी ऐसा काम जिसमें एडवाइजरी रोल में है, उन सब लोगों के लिए यहाँ बहुत अच्छा है। जो लोग भी शेयर मार्केट का काम करते हैं, किसी तरह के स्पेकुलेशन फाइनेंशियल सेक्टर्स में काम करते हैं, उन सब लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अपना कम पैसा लगाइए और अधिक पैसा कमाइए, यहाँ राहु यह करेंगे। तो खर्च आपका बढ़ेगा, यानी इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी, लेकिन उसका रिटर्न बहुत हाई मिल सकता है। यही यहाँ जब राहु आए तो आपको अपनी बुद्धि से उसका अच्छा फायदा उठाना चाहिए। 5वें भाव के स्वामी बनते हैं, 5वां भाव मंत्र का भी भाव होता है। तो जो मैंने मंत्र वीडियो के शुरू में बताए हैं, अगर आप उन्हें करेंगे तो आपका फायदा कई गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि 5वें भाव से आपकी अभी केतु का गोचर हो रहा है। केतु को मंत्र बहुत पसंद है। केतु आध्यात्मिकता का ग्रह है, जप का, समाधि का और हर तरह की साधना का ग्रह माना जाता है केतु। तो जितने लोग जब साधना करेंगे उनका राहु उन्हें बहुत अधिक अच्छा प्रभाव देता चला जाएगा। धन के लिए यह अच्छा समय माना जा सकता है। लेकिन अगर आप रेकलेस हुए, यानी आपने सोच समझकर अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं की या आप बहुत अधिक ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए, तब यहाँ का राहु आपको नुकसान भी दे सकता है। तो सावधान रहिएगा। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, यह राहु तो ज़रूर करता है। राहु अचानक नुकसान भी देता है जब वह 12वें घर के स्वामी के नक्षत्र में हो, तो सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन नुकसान के मौके कम ही रहेंगे, फायदे के मौके अधिक आएंगे। सेहत को लेकर सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि राहु बीमारी का प्रमुख कारक ग्रह है, और जब वह बीमारी के नक्षत्र में जाता है, यम का नक्षत्र है, और आपके लिए आपके 12वें भाव रोग स्थान का स्वामी है, तो दूसरी तरह से भी ये कन्फर्म हो जाता है, यानी डबली कन्फर्म्ड है। तो आपको सेहत पर अत्यधिक सावधानी रखनी पड़ेगी। खास तौर पर जब भी राहु का संबंध आपकी राशि के स्वामी बुध के साथ हो जाएगा, उन दिनों में आपको सेहत की तकलीफ बहुत परेशान कर सकती है। तो सावधान रहिए। तो आपके लिए राहु का यह गोचर आपको धन कमाने के बड़े रास्ते खोलता हुआ दिख रहा है। कर्क राशि के लिए राहु का नक्षत्र गोचर अच्छा होगा। देखिए, राहु आपकी राशि से 10वें भाव से यानी मेष राशि से गोचर कर रहे हैं। वहां भी वह अब भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। भरणी शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र आपके लिए आपके चौथे भाव यानी सुख भाव, संपत्ति के भाव और 11वें भाव यानी आय के भाव के मालिक बनते हैं। आपकी राशि के स्वामी के मित्र हैं शुक्र। हालांकि आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा के मित्र राहु नहीं है, लेकिन राहु का भी कोई संबंध चंद्रमा से नहीं हो रहा है, राहु का संबंध अभी शुक्र से हो रहा है। तो दोस्त है शुक्र राहु का, और शुक्र दोस्त है चंद्रमा का। इसलिए राहु का गोचर आपको शुभ परिणाम देगा। क्या परिणाम देगा, देखिए, आपका चौथा भाव और 11वां भाव एक्टिवेट हो रहा है। चौथा भाव जैसे मैंने बताया सुख का भाव होता है, और 11वां भाव इनकम का घर होता है। चौथे घर से हम प्रॉपर्टी का विचार करते हैं। तो जो लोग भी घर खरीदना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि शुक्र हर तरह के ज़मीन मकान के कारक होते हैं, वाहन के भी कारक होते हैं। तो घर लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, उसके लिए राहु का भरणी नक्षत्र में जाना अच्छा है। अब आप कहेंगे कि वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए। हाँ, एक बात ज़रूर है, शुभ काम नहीं करना चाहिए, लेकिन राहु जब भरणी नक्षत्र में होते हैं तो आप सेकेंड हैंड ज़रूर ले सकते हैं। यानी नया घर या नई गाड़ी मत लीजिए, क्योंकि चौथे भाव से केतु का गोचर हो रहा है। केतु पुरानी चीज़ों को दिखाते हैं। तो नया घर नई गाड़ी लेने के लिए समय ठीक नहीं है। पुराना घर, यानी कोई ट्रांसफ़र में घर लेना चाहते हैं, घर बनाना नहीं चाहते हैं,
तो इसके लिए तो समय बहुत अच्छा है। आप अपना घर या गाड़ी अगर बेचना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। क्यों? आप जितना पैसा उम्मीद कर रहे हैं, उससे अधिक पैसा आपको राहु दिलाकर जाएँगे, क्योंकि चौथे का संबंध 11वें से हो रहा है और राहु अचानक धन प्राप्ति के ग्रह माने जाते हैं। तो यहाँ इस बात का फ़ायदा तो आपको हो रहा है। हाँ, एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा। देखिए, कर्क राशि वाले लोगों के लिए ढैया शुरू हो रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जब तक राहु इस नक्षत्र में है, तब तक ढैया लगभग नहीं चलेगी। यानी जब इस नक्षत्र में आ जाएंगे, उससे 1 महीने तक ही ढैया है और बाद में फरवरी में कुछ दिन के लिए जब यहाँ राहु रहेंगे तब ढैया। तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि लगभग राहु ढैया के प्रभाव से आपको, यानी शनि की ढैया का प्रभाव राहु आपको नहीं देंगे। यह एक फ़ायदा है। हाँ, राहु जब अगले नक्षत्र में चले जाएंगे यानी अश्विनी में, तब जब ढैया आएगी तब आपके लिए तकलीफ़ें बढ़ सकती हैं, लेकिन उस पर हम अगले साल विचार करेंगे। यहाँ यह समझिए कि अभी राहु आपको श्रम से अधिक रिवॉर्ड दे रहे हैं, यानी आपको रिचेज़ मिल रहे हैं, आपको सुख साधन अच्छे मिलेंगे, घर परिवार सुख सम्मान यह सब वृद्धि होगी। 10वें भाव का राहु आदमी को राज्य सम्मान भी दिलाता है, खास तौर पर शुक्र की नक्षत्र में बैठा हुआ शुक्र यानी स्त्री, तो स्त्रियों से लाभ हो सकता है। ऐसा हर काम जो हम अपोजिट सेक्स के साथ मिलकर करते हैं या पार्टनरशिप में करते हैं, उनके लिए अच्छा है। यूं भी कह सकते हैं कि आपके जीवन साथी के लिए भी अच्छा है। जीवन साथी के जीवन में भी उन्हें लाभ की प्राप्ति होगी, उनके जीवन में भी आपको देखेंगे आप तरक्की हो रही है। वैसे भी आप देखिए 14 अप्रैल से 13 अप्रैल से जब राहु यहाँ आ गए हैं, उसके बाद से आपके जीवन साथी के जीवन में लाभ हो रहा, तरक्की हो रही, इनकम बढ़ गई होगी। बहुत सारे लोगों को देखेंगे, जिनका नहीं हुआ है उनका आगे आपको ऐसा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो कर्क राशि वाले लोगों के लिए हाँ, एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए, चूंकि कर्म स्थान में है तो कर्म स्थान पे बैठा हुआ राहु अचानक कर्म में बदलाव भी लाता है। तो क्या उपाय करना चाहिए, वह वीडियो के शुरू में ही मैंने मंत्र और उपाय दोनों बता दिए हैं। उन्हें आप करते रहेंगे तो आपके लिए यह गोचर अच्छा है। सिंह राशि के लिए राहु का गोचर आपके 9वें भाव से हो रहा है, यानी आपके भाग्य व पिता के घर से, धर्म का भी घर माना जाता है 9वां घर। यहाँ वह अब भरणी नक्षत्र में जाएंगे, यानी शुक्र के नक्षत्र में। शुक्र आपकी कुंडली के 3रे और 10वें भाव के मालिक बनते हैं। तीसरा कम्युनिकेशन का घर होता है। राहु भी कम्युनिकेशन के प्लैनेट माने जाते हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी, हर तरह का सोशल मीडिया, मीडिया, इन सब के प्रधान ग्रह राहु बनते हैं। आपके 10वें भाव के स्वामी भी शुक्र बनते हैं, यानी आपके कर्म स्थान के स्वामी। तो अभी देखिए, तीसरा भाव ट्रैवल एंड कम्युनिकेशन को दिखाता है, जिसके मालिक शुक्र, और 10वां भाव आपके कर्म को दिखाता है, बॉसेस को दिखाता है, राज्य को दिखाता है, सरकार को दिखाता है। इन सब 2 घरों के मालिक शुक्र के नक्षत्र में राहु का जाना, वह भी आपके भाग्य भाव से आपको भाग्य में अच्छी संभावनाएं दे सकता है। वैसे तो राहु का 9वें भाव से गोचर करना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि 9वां धर्म का घर है और राहु धर्म से विमुख करते हैं। लेकिन आजकल के समय में जब हम विदेश जाने को बुरा नहीं मानते हैं, जो पहले धर्म विरुद्ध कार्य माना जाता था, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो विदेश जाना चाहते हैं। इसीलिए 9वें भाव को लंबी यात्रा यानी धार्मिक यात्रा से जोड़कर देखा गया। आज के समय में जो लोग विदेश जाते हैं, राहु चूंकि विदेश का प्रिंसिपल प्लैनेट है और 9वां भाव यात्रा का भाव है, इसलिए 9वें घर का राहु 3रे घर के स्वामी शुक्र के नक्षत्र में जो ट्रैवल का है, उसमें बैठकर आपको ट्रैवल बढ़ा रहा है। इसकी 5वीं दृष्टि आपके राशि पर भी जा रही है। राशि यानी आप, तो राहु की दृष्टि जब राशि पर जाएगी और वह ट्रैवल के नक्षत्र में होगा तो आपको ट्रैवल देगा। तो जो लोग भी विदेश जाना चाहते हैं, घर बदलना चाहते हैं, नया घर लेना चाहते हैं, ट्रांसफ़र चाहते हैं, उन सब के लिए अच्छा समय है। कहीं बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छा समय है। लेकिन आपको अपने पिता की सेहत के बारे में विशेष तौर पर सतर्क रहना चाहिए। जीवन साथी के लिए भी आपको कुछ चिंताएं आ सकती हैं। आपको अचानक उन पर कुछ धन का खर्च होता हुआ दिख रहा है, तो आपको सावधान रहना चाहिए। किसी तरह के मनमुटाव से भी आपको बचना चाहिए। लेकिन सिंह राशि के लिए किन मामलों में अच्छा है वो मैंने बता दिया। जिन मामलों में सिंह राशि के लिए नक्षत्र गोचर अच्छा नहीं है,
उनसे बचने के लिए आपको वीडियो के शुरू में जो मैंने मंत्र और उपाय दिए हैं उनको करने से आपको बड़ा लाभ होगा, तो आप उन्हें कर सकते हैं। कन्या राशि के लिए राहु का गोचर आपके 8वें भाव से मेष राशि में हो रहा है। देखिए, मेष राशि आपकी राशि के लिए यानी कन्या के लिए अच्छी राशि नहीं मानी जाती है, क्योंकि उसके स्वामी मंगल हैं जो आपकी राशि के स्वामी बुध के शत्रु हैं। इसीलिए वह आपके अष्टमेश यानी समस्याओं के घर के स्वामी बनते हैं। अब राहु आपके राशि के स्वामी बुध के मित्र हैं, वह आपको परेशान नहीं करना चाहते हैं, लेकिन 8वें भाव से राहु का गोचर अचानक धन का नुकसान देता है, तो आपको सावधानी तो रखनी पड़ेगी। सेहत की समस्याएं भी देता है, अचानक होने वाली सेहत की समस्याएं देता है 8वां घर, तो आपको उनसे भी बचकर रहना पड़ेगा। अब राहु जो इस भरणी नक्षत्र में आए हैं, यह आपके लिए राहत की बात है। ऐसा क्यों? क्योंकि भरणी शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र आपकी राशि कन्या के लिए आपके दूसरे और 9वें भाव के मालिक बनते हैं। योग कारक ग्रह हैं शुक्र, धन के स्वामी, परिवार के स्वामी और हर तरह के सुख संपत्ति के स्वामी बनते हैं शुक्र। राहु के मित्र हैं शुक्र, राहु बुध के भी मित्र हैं। अब राशि स्वामी के भी मित्र और जिस नक्षत्र में जा रहे हैं उसके भी मित्र राहु, तो यहाँ दोनों तरह से आपका भला करना चाहेंगे। सिर्फ एक कॉन्स्ट्रेंट है या एक लिमिटेशन है राहु पे कि वह 8वें भाव में मंगल की राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ राहु क्या फायदा दे सकते हैं आपको? देखिए, 9वां भाव लंबी दूरी की यात्रा को दिखाता है और 8वां भाव भी यात्राओं को दिखाता है। तो जो लोग भी बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, उनके लिए सेटलमेंट के लिए बहुत अच्छा समय हो सकता है। पीआर के लिए जो लोग ट्राई कर रहे हैं, परमानेंट रेजिडेंसी या फॉरेन रेजिडेंसी के लिए, उनके लिए अच्छा समय है, जा सकते हैं। जो लोग भी शेयर मार्केट से काम करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं या कर रहे हैं, या किसी तरह के फाइनेंस सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उनके लिए अच्छा समय है। अपना पैसा मत लगाइएगा, नहीं तो नुकसान होगा। लेकिन अगर आप किसी दूसरे का पैसा लगवाते हैं या यूं कहें कि कमीशन बेसिस पे काम करते हैं, आप ब्रोकरेज का काम करते हैं, शेयर मार्केट में ब्रोकर हैं, सब ब्रोकर हैं, तो आपके लिए बड़ा अच्छा समय है, आप अच्छा पैसा कमाएंगे। लेकिन अगर आपने लालच किया और अपना पैसा लगाया तो आप देखेंगे आप गंवा भी देंगे। तो सावधानी रखनी है, किसी तरह का स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जो लोग भी किसी तरह की एडवाइजरी के रोल से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग भी लॉयर्स हैं या आर्मी में हैं, उनके लिए भी अच्छा समय है। तो हर तरह का ऐसा काम जो लाइजनिंग से जुड़ा हुआ है, उनके लिए यह अच्छा समय हो सकता है। सेहत के लिए लेकिन आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, और जीवन साथी की सेहत को भी कुछ नुकसान होता हुआ दिख रहा है। सावधान रहिए। उपाय जो मैंने वीडियो के शुरू में बताए हैं उन्हें करते रहेंगे तो रक्षा होती रहेगी। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे भी कर सकते हैं। अभी आप स्क्रीन पर राहु के मेष राशि में गोचर करने का क्या प्रभाव होगा और इस साल शनि गुरु वगैरह के गोचर का क्या परिणाम होगा, वह वीडियोस देख रहे होंगे। आप चाहें तो इन्हें भी देख सकते हैं। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। हरिओम।